बिहार भारत के पूर्व भाग में स्थित एक विशेष राज्य है, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र है। या फिर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बिहार के बिना भारत अधूरा है। चिरांद, छपरा से 11 किलोमीटर स्थित सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल 2000 ईस्वी पूर्व है। वनतोक बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा यहाँ विहार करने के कारण इस राज्य का नाम बिहार पड़ा। इसी पावन भूमि पर महाबोधि मंदिर स्थित है। बिहार की पावन भूमि पर अनेक संतों का जन्म हुआ। इसी पावन भूमि पर दुनिया के बहुत से हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना में स्थित था। बिहार की ही पावन भूमि पर अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार और अन्य महान राजाओं का जन्म हुआ। आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में ही हुआ है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार की राजधानी पटना में हुआ। आज भी भारत के सबसे ज्यादा भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बिहार से ही निकलते हैं, लेकिन लगातार विदेशियों के आक्रमण और नेताओं की घटिया राजनीति के कारण बिहार भारत के सबसे गरीब और पिछड़े राज्यों में से एक हो गया है। विश्व में शिक्षा के केंद्र का गौरव प्राप्त करने वाले इस राज्य में साक्षरता दर अन्य राज्यों से कम हो गई है और रोजगार न मिलने के कारण पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। 1 अप्रैल 1936 को मोहम्मद यूनुस ने अपने नेतृत्व में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में स्थापित किया गया। इसके सदस्य वहाब अली, कुमार अजित प्रताप सिंह और गुरु सहाय लाल थे। यूनुस मंत्रिमंडल के गठन के न जयप्रकाश नारायण, बसावन सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया। फलतः गवर्नर ने वैधानिक कार्यों में गवर्नर हस्तक्षेप नहीं करेगी का आश्वासन दिया। 1 जुलाई 1937 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने सरकारों के गठन का फैसला लिया। मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार के त्यागपत्र के बाद 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह ने अपने मंत्रिमंडल का संगठन किया, लेकिन 15 जनवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर अपने मंत्रिमंडल को भंग कर दिया। 19 मार्च 1938 को द्वितीय विश्व युद्ध में बिना ऐलान के भारतीयों को शामिल किया गया, जिसका पूरे देश भर में इसके विरुद्ध प्रदर्शन हुआ। 27 जून 1937 में लिनलियत ने आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आजाद दस्ता ये भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्रांतिकारियों द्वारा प्रथम गुप्त गतिविधियां थीं। जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना नेपाल की तराई के जंगलों में रहकर की थी। इसके सदस्यों को छापामार युद्ध एवं विदेशी शासन को अस्त-व्यस्त एवं पंगु करने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। बिहार प्रांतीय आजाद दस्ते का नेतृत्व सूरज नारायण सिंह के अधीन था, परंतु भारत सरकार के दबाव में मई 1943 में जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाबू श्याम नंदन, कार्तिक प्रसाद सिंह इत्यादि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और हनुमान नगर जेल में डाल दिया गया। आजाद दस्ता के निर्देशक बाबू श्याम सुंदर प्रसाद थे। मार्च 1943 में राजविलास नेपाल में प्रथम गुरिल्ला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। सियाराम दल बिहार में गुप्त क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व सियाराम दल ने स्थापित किया था। इसके क्रांतिकारी दल के कार्यक्रम की 4 बातें मुख्य थी: धन संचय, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण तथा सरकार का प्रतिरोध करने के लिए जनसंगठन बनाना। सियाराम दल का प्रभाव भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, बलिया, सुल्तानगंज, पूर्णिया आदि जिलों में था। सियाराम सिंह सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव के निवासी थे। क्रांतिकारी आंदोलन में हिंसा और पुलिस दमन के अनगिनत उदाहरण मिलते हैं। तारापुर गोलीकांड। मुंगेर जिले के तारापुर थाना में तिरंगा फहराते हुए 60 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। 15 फरवरी 1932 की दोपहर सैकड़ों आजादी के दीवाने मुंगेर जिला के तारापुर थाने पर तिरंगा लहराने निकल पड़े। उन अमर सेनानियों ने हाथों में राष्ट्रीय झंडा और होठों पर वंदे मातरम, भारत माता की जय नारों की गूंज लिए हंसते हंसते गोलियां खाई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े गोलीकांड में देशभक्त पहले से लाठी गोली खाने को तैयार होकर घर से निकले थे। 50 से अधिक सपूतों की शहादत के बाद स्थानीय थाना भवन पर तिरंगा लहराया। आजादी मिलने के बाद से हर साल 15 फरवरी को स्थानीय जागरूक नागरिकों के द्वारा तारापुर दिवस मनाया जाता है। जालियांवाला बाग से भी बड़ी घटना थी तारापुर गोलीकांड। सैकड़ों लोगों ने धावक दल को अंग्रेजों के थाने पर झंडा फहराने का जिम्मा दिया था और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जनता खड़ी होकर भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि का जयघोष कर रहे थे। भारत मां के वीर बेटों के ऊपर अंग्रेजों के कलेक्टर रियोली एवं एसपीडब्ल्यू फ्लैग के नेतृत्व में गोलियां दागी गई थी। गोली चल रही थी लेकिन कोई भाग नहीं रहा था। लोग डटे हुए थे।
इस गोलीकांड के बाद कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर हर साल देश में 15 फरवरी को तारापुर दिवस मनाने का निर्णय लिया था। घटना के बाद अंग्रेजों ने शहीदों का शव वाहनों में लाद कर सुल्तानगंज की गंगा नदी में बहा दिया था। शहीद सपूतों में से केवल 13 की ही पहचान हो पाई थी। ज्ञात शहीदों में विश्वनाथ सिंह, छत्रहार महिपाल सिंह, रामजुआ, शीतल, असरगंज, सुकुल, सोनार, तारापुर, संतापासी, तारापुर, छोटी झा, सतखरिया, सिंगेश्वर, राजहंस, बेहमा, बद्री मंडल, धनपुरा, वसंत, धानुक, लौधिया, रामेश्वर मंडल, प्रभारा, ग्याबी सिंह, महेशपुर, अशरफी मंडल, कष्टीकरी तथा चंदी महतो, चोरगांव थे। 31 अज्ञात शव भी मिले थे जिनकी पहचान नहीं हो पाई थी और कुछ शव तो गंगा की गोद में समा गए थे। इलाके के बुजुर्गों के अनुसार शंभागंज थाना के खौजरी पहाड़ में तारापुर थाना पर झंडा फहराने की योजना बनी थी। खौजरी पहाड़, मंदार, बाराहाट और ढोल पहाड़ी तो जैसे क्रांतिकारियों की सुरक्षा के लिए ही बने थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सियाराम ब्रह्मचारी दल भी इन्हीं पहाड़ों में बैठकर आजादी के सपने देखा करते थे। थाना बेपुर से लेकर गंगा के इस पार बांका, देवघर के जंगलों, पहाड़ों तक क्रांतिकारियों का असर बहुत अधिक हुआ करता था। मातृभूमि की रक्षा के लिए जान लेने वाले और जान देने वाले दोनों तरह के सेनानियों ने अंग्रेज सरकार की नाक में दम कर रखा था। इतिहासकार DC डीकर ने अपनी किताब स्वतंत्रता संग्राम में अछूतों का योगदान में भी तारापुर की इस घटना का जिक्र करते हुए विशेष रूप से संतापासी के योगदान का उल्लेख किया है। पंडित नेहरू ने भी 1942 में तारापुर की एक यात्रा पर 34 शहीदों के बलिदान का उल्लेख करते हुए कहा था, द फेसेस ऑफ द डेड फ्रीडम फाइटर्स वर ब्लैकेंड इन फ्रंट ऑफ द रेजिडेंट ऑफ तारापुर। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड बिहार के इतिहास वरन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक अविस्मरणीय दिन था। पटना के जिलाधिकारी W.G. आथ के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। पुलिस ने 13 या 14 राउंड गोलियां चलाईं। इस गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हुए, लगभग 25 गंभीर रूप से घायल हुए। 11 अगस्त 1942 के सचिवालय गोलीकांड ने बिहार में आंदोलन को उग्र कर दिया। सचिवालय गोलीकांड में शहीद 7 महान बिहारी सपूत। 1. उमाकांत प्रसाद सिंह राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल के 12वीं कक्षा का छात्र था। इसके पिता राजकुमार सिंह थे। वह सारण जिले के नरेंद्रपुर ग्राम का निवासी था। 2. रामानंद सिंह, ये राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल पटना के 11वीं कक्षा का छात्र था। इनका जन्म पटना जिले के ग्राम शहादत नगर में हुआ था। इनके पिता लक्ष्मण सिंह थे। 3. सतीश प्रसाद झा, सतीश प्रसाद का जन्म भागलपुर जिले के खडहरा में हुआ था। इनके पिता जगदीश प्रसाद झा थे। वह पटना कॉलेजियत स्कूल का 11वीं कक्षा का छात्र था। सीवान थाना में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में पुलिस गोली का शिकार हुए। 4. जगपति कुमार, इस महान सपूत का जन्म गया जिले के खराठी गांव में हुआ था। 5. देवीपद चौधरी, इस महान सपूत का जन्म सिलहर जिले के अंतर्गत जमालपुर गांव में हुआ था। वे मीला हाई स्कूल के 9वीं कक्षा का छात्र था। 6. राजेंद्र सिंह, इस महान सपूत का जन्म सारण जिले के बनवारी चक ग्राम में हुआ था। वह पटना हाई स्कूल के 11वीं का छात्र था। 7. राय गोविंद सिंह, इस महान सपूत का जन्म पटना जिले के दशरथ ग्राम में हुआ। वह पुनपुन हाई स्कूल का 11वीं का छात्र था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इसका शिलान्यास स्वतंत्रता दिवस को बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राय के हाथों हुआ। औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए, 8,783 को सजा मिली एवं 134 व्यक्ति मारे गए। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार द्वारा बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि क्रांतिकारियों को गुप्त रूप से आंदोलन चलाने पर बाध्य होना पड़ा। 9 नवंबर 1942 दिवाली की रात में जयप्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्र, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह इत्यादि व्यक्ति हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भाग गए। सभी शैक्षिकी संस्थान हड़ताल पर चली गई और राष्ट्रीय झंडे लहराए गए। 11 अगस्त को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश की। द्वितीय विश्व युद्ध की प्रगति और उससे उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को सहायता व सहयोग दिया। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव में दोष होने के कारण कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया था। दिसंबर 1941 में जापानी आक्रमण से अंग्रेज भयभीत हो गए थे। मार्च
1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाएगा। 22 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड किप्स ने इस व्यवस्था में लाया। फलतः उनके प्रस्ताव राष्ट्रवादियों के लिए असंतोषजनक सिद्ध हुए। 30 जनवरी 1942 से 15 फरवरी 1942 तक पटना में रहकर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसी समय सुप्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और उसे अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति को मुंबई में होने वाली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय हुआ। 7 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। साथ ही कहा, हम देश को चित्तरंजन दास की बेड़ियों में बंधे हुए देखने को जिंदा नहीं रहेंगे। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के तुरंत बाद कांग्रेस के अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद में मथुरा बाबू, श्रीकृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू इत्यादि भी गिरफ्तार कर लिए गए। बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। 9 अगस्त अध्यादेश द्वारा कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके फलस्वरूप गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के सदस्य मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण किया। मोहम्मद यूनुस बिहार के भारतीय प्रधानमंत्री बने। तत्कालीन समय में प्रांत के प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 एवं बिहार में प्रथम कांग्रेस का मंत्रिमंडल। ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में भारत के शासन के लिए एक शासन विधान को पारित किया गया। 1935 से 1947 तक इसी आधार पर भारतीय शासन होता रहा। इस विधान में एक संघीय शासन की व्यवस्था थी। कांग्रेस ने इसे अपेक्षाओं से कम माना लेकिन चुनाव में भाग लिया। 1935-36 के चुनाव तैयार करने लगा। जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद वल्लभ पंत ने बिहार का दौरा कर कांग्रेसियों का जोश बढ़ाया। कांग्रेस ने अनेक रचनात्मक कार्य, उद्योग संघ, चरखा संघ आदि चलाए। रात्रि समय में पाठशाला, ग्राम पुस्तकालय खोले गए। आटा चक्की, दुकान चलाना एवं खजूर से गुड़ बनाना आदि कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। बिहार में कांग्रेसी आश्रम खोलने का शीलभद्र यागी का विशेष योगदान रहा। 1935 का वर्ष कांग्रेस का स्वर्ण जयंती वर्ष था, जो डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाया गया। जनवरी 1936 में 6 वर्षों के प्रतिबंधों के पश्चात बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन पटना में आयोजित किया गया। 22 से 27 जनवरी के मध्य बिहार के 152 निर्वाचन मंडल क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस ने 107 में से 98 जीते। 17-18 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस बैठक के बाद बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 21 जून को वायसराय लिनलिथगो के वक्तव्य ने संशयों को दूर करने में सफलता पाए। अंत में यूनुस को सरकार का निमंत्रण न देकर श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व मंत्रिमंडल का गठन किया गया। अनुग्रह नारायण सिंह उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बने। रामदयालु अध्यक्ष तथा प्रो अब्दुल बारी विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। इस बीच अंडमान से लाए गए राजनीतिक कैदियों की रिहाई के प्रश्न पर गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया। फलतः वायसराय के समर्थन इंकार के बाद 15 जनवरी 1938 के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने बाद में सुधारात्मक एवं रचनात्मक कार्यों की तरफ ध्यान देने लगा। बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत काश्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को होने वाली समस्या को दूर करने का प्रयास किया। चंपारण कृषि संशोधन कानून और छोटा नागपुर संशोधन कानून पारित किए गए। श्रमिकों में फैले असंतोष से 1937-38 में 11 बार हड़तालें हुईं। अब्दुल बारी ने टाटा वर्क्स यूनियन की स्थापना की। योगेंद्र शुक्ल, सत्यनारायण सिंह आदि प्रमुख श्रमिक नेता हुए। इस बीच मुस्लिम लीग की गतिविधियां बढ़ गईं। विदेशी वस्त्र बहिष्कार 3 जनवरी 1929 को कलकत्ता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार करने का निर्णय किया गया। इसमें अपने स्वदेशी वस्त्र खादी वस्त्र को बढ़ावा देने के लिए मांग की गई। सार्वजनिक सभाओं एवं मैजिक लालटेन की सहायता से कार्यकर्ता के सहारे गांव में पहुंचे। पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का 29-31 दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। बिहार कांग्रेस कार्य समिति की 20 जनवरी 1930 को पटना में एक बैठक आयोजित की गई। 26 जनवरी 1930 को सभी जगह स्वतंत्रता दिवस मनाने को निश्चित किया और मनाया गया। नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन
दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल की अध्यक्षता में लाहौर का अधिवेशन संपन्न हुआ था। इसके साथ ही गांधी जी ने फरवरी 1930 में कार्यकारिणी कांग्रेस को गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ नमक कानून